तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन की तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। अपने इंटरनल सर्कुलर को एक दिन में एक सर्कुलर पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। छोटा छोटा एक सर्कुलर जब भी शाखा से आते हैं तो आप लोग उनका प्रिंट निकाल लीजिए। आज किसी स्टाफ हाउसिंग लोन की पॉलिसी या सर्कुलर को प्रिंट करके ले आइए घर पे। उसको 2 बार पढ़ के 2 या 3 चीज़ें आप उनको नोट कर लीजिए। और ठीक उसी तरह दिन में 2 या कम से कम 3 जो है रिटेल लैंडिंग के स्कीम्स जो है प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिए। और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बताते आया हूँ कि जब भी इंटरनल सर्कुलर में रिटेल लैंडिंग पॉलिसीज या स्कीम्स को पढ़ा जाता है तो 5 तरह से पढ़िए। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्जिन परसेंटेज, रिपेमेंट पीरियड विथ मोरेटोरियम और सिक्योरिटी। ये 5 सूत्र जो हैं, ये 5 सूत्र को नोट कर लेंगे तो आपका एक स्कीम पढ़ा हो जाएगा और उसमें से सवाल आ जाएंगे। आज के सेशन में सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करते हैं और रिकॉल क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो 11 दिसंबर 2022 को बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हुआ था। तो कल ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम हुआ, आज है 12/12, है ना, 12/12/2022 और कल एग्जामिनेशन हुआ 11 दिसंबर 2022 को। तो ये सवाल जब आपसे हम चर्चा करेंगे तो आपको जो है एक ऊर्जा मिलेगी, एक साहस मिलेगा, एक दृष्टिकोण मिलेगा, एक नज़रिया मिलेगा और तैयारी करने के लिए किस तरफ कदम बढ़ाएं उसमें आपको सहायता मिलेगी। तो विजय रजक जी नमस्ते कर रहे हैं, राहुल जी नमस्ते कर रहे हैं, उन सभी साथियों को जोरदार नमस्कार और जो साथी नमस्ते नहीं कर रहे हैं उनको भी शानदार नमस्कार। तो इसी के साथ हम आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लें और आप सभी साथी जो हैं अच्छे से वेल कनेक्टेड हो चुके हैं और बढ़िया तरीके से तैयार हैं, मानसिक तौर से भी तैयार हैं। तो अभी पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। तो जब भी हम नेशनलाइज बैंक के प्रमोशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक पार्ट होता है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा गया है। सवाल जो है ये देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द व्हिच रिवर, है ना। जगवीर जी क्या सवाल पूछा गया है, देखिए जरा, पढ़िए जरा सवाल क्या पूछा है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, इसके साउथ में कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र है साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। देखिए तो ये सवाल बताता है कि घुमा फिरा करिए, बैंक में काम भी करिए और उसके बाद जो एलएचसी वगैरह मिलता है ना, छुट्टी उट्टी मिलता है सैटरडे संडे, तो उनमें ये घूमते फिरते रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, किसके लिए फेमस हो जाता है? ये जो रहीना होते हैं ना, इनके लिए जो है ये प्रसिद्ध गैंडा। है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया। शंकर जी बताइए, देखिए हैं ये तो बढ़िया, महीने में एक बार घूमने निकल जाइए, एक पार्क है ना। और यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर कुनू नेशनल पार्क, तो हम स्वागत करेंगे आपको, है ना। कुनू नेशनल पार्क मोदी साहब आए थे ना। तो जो भी साथी यहाँ आना चाहेंगे बिल्कुल मैं प्रोटोकॉल करूँगा आपको। तो पहला सवाल ये आया था करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल दूसरा है, विच बैंक हैज क्रिएटेड यूनिवर्स वर्चुअल लॉन्च वेयर कस्टमर कैन चूज देयर अवतार टू इंटर इनटू द लॉन्च। ये एक नया क्रांति लाया एक बैंक ने, जो वर्चुअल लॉन्च की स्थापना कर दिया है। इसमें जैसे क्या होता है, आप लोग अभी कहीं जाते होंगे किसी थिएटर वगैरह में, तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं यहीं घूम रहा हूँ, जबकि आपके आंखों में कुछ चश्मा लगा दिया रहता है ना शंकर जी। बच्चे लोगों को लेके जाते होंगे, जैसे सीट में बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह से वर्चुअल अगर आपको एक अवतार या ये वर्चुअल जो है एक इक्विपमेंट्स पहना दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि हाँ देखो मैं ही चल रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ। तो ये सवाल आया था। लोकेश जी ये सवाल का जवाब बता दीजिए। लोकेश जी आ गए हैं, कैसा आपसे फीडबैक लेते हैं लोकेश जी से पहले। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था। अरे वाह, तो लोकेश जी अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो आप वो कर लें हमारे सेशन में, फिर बाद में उनसे फीडबैक लेंगे। तो आप बिल्कुल आनंद लीजिए।
और फिर उसके बाद जब सफल हो जाएंगे तो हम इस सभी लोगों को भोजन कराएंगे। यही है, लोकेश जी भोजन कराएंगे सबको, है ना, अभी उनको भोजन करने देते हैं। तो ये देखिए, यूनिवर्स नाम से एक वर्चुअल लॉन्च बनाया। उस बैंक का नाम जो है वो है यूनियन बैंक लॉन्च यूनिक बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑन मेटावर्स, जिसको ये यूएनआई से भी थोड़ा सा हिंट लग गया होगा, यूएनआई से। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअल लॉन्च बनाया जहां पर कस्टमर आएगा और कस्टमर बहुत ही आनंद का महसूस करेगा। ये देखिए शंकर जी पीछे इमेज लगा है ना, इमेज है ना। तो ये ऐसा वर्चुअल लॉन्च होगा जहां पर ये इक्विपमेंट्स लगाते ही कस्टमर को ऐसा लगेगा कि मैं ही खुद पासबुक प्रिंट कर रहा हूँ मैं ही सब काम कर रहा हूँ, है। तो ये कितना नया नया इनोवेशन है देखिए बैंक में। और उनको लगेगा कि हाँ देखो मैं ही यदि डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट करेंगे, इस तरह से कुछ ये स्क्रीन जैसा मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये इंटरेक्टिव यूनिवर्स वर्चुअल लॉन्च है, वहाँ इंटरेक्टिव है। जैसे ही जाएंगे आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है शंकर जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, चाय लेंगे आप, कॉफी लेंगे आप ऐसा टाइप की बातें शुरू होंगी। तो ये है नया चेंज हुआ है, इसलिए ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आने वाले प्रमोशन एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, है ना। कौन है शंकर जी बताइए, हु इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे ना, डिबेट वगैरह, पॉलिटिकल डिबेट देख रहे होंगे, भाजपा कांग्रेस और ये सब देख रहे होंगे अभी ना, तो उन लोग बोलते हैं कि देखो हम लोग 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम लोग इंडिया में उभरते जो इकोनॉमी है तो इंडिया है। हाँ, अभी इसलिए ये चर्चा का विषय रहा क्योंकि चौथे पोजीशन में यूनाइटेड किंगडम था, उसको पीछे छोड़ के भारत आगे चला गया। तो वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम। तो ताली तो बनता है ना शंकर जी, एक बार ताली बजा दीजिए आप, कितना बढ़िया इकोनॉमी। ये देखो ना, स्टेट पढ़िए, देखिए यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट, फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, फिर उसके बाद जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया और फिर यूनाइटेड किंगडम। और ये हमारे सारे बैंकर साथी जो हैं एकदम जबरदस्त जिस तरीके से काम कर रहे हैं रात दिन, तो ये फटाफट फटाफट सीढ़ी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, इधर ऊपर तक चढ़ जाएंगे हैं। और ऐसे कहाँ तक चढ़ जाएंगे, चढ़ते चढ़ते ऊपर एक दिन ऊपर ही आ जाएंगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अभी 5th जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया है। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ा है, इसीलिए ये जो है अभी करंट अफेयर्स में सवाल पूछा गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल पढ़िए तो प्रियंका मैडम, ऐसे पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है पढ़िए। The doorstep banking services to be made available to the senior citizen of more than how many years of age and differently able or infirm persons. ओके यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत सरकार ने एक पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग फैसिलिटी की शुरुआत की है, जिसमें सीनियर सिटीजन जिनकी एज कितने से अधिक हो या जो डिजेबल पर्सन है, डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो उनको जो है ये डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से जो है हम सुविधाएं देंगे इस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस में। उसमें एज पूछा गया है, तो ये है 70 ईयर्स, और आप लोग अभी ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस दे भी रहे हैं। तो सर ये हाँ हाँ बोलिए बोलिए लोकेश जी। ये क्वेश्चन नहीं था, इसमें क्वेश्चन ये था कि बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब आप डोर स्टेप बैंकिंग का रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। अच्छा, तो उत्तर बता दीजिए। उसमें था सर वही अपने एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते, बाकी जो बैंक बॉब वर्ल्ड, बॉब कनेक्ट, ये कस्टमर केयर के थ्रू हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ओके, ठीक बात है, बट जैसा क्वेश्चन आया उसके हिसाब से क्वेश्चन को रिक्रिएट करते हैं, और आप ये हैं सर, तो उसको सही कर देंगे। तो इसमें ये सवाल सर, इनका पूछा गया था कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सर। मोबाइल बैंक से कर सकते हैं, और बैंक में जाके भी, मतलब बैंक में फ़ोन वगैरह से है, फ़ोन से फैसिलिटी है, रजिस्टर्ड मोबाइल, रजिस्टर मोबाइल वही कस्टमर केयर कॉल करके कर सकते हैं। कस्टमर केयर से कर सकते हैं, फिर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, मोबाइल नेट बैंकिंग बैंकिंग से से, भी कर सकते हैं, यस यस। ये कर सकते हैं। एक था बीसी एजेंट के माध्यम थ्रू से नहीं कर वही सकते। एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते।
ओके, बट सवाल क्लियर नहीं था। तो सवाल के हिसाब से जो है ये सीनियर सिटीजन मोर देन 70 और डिफरेंटली एबल एंड इन्फॉर्म पर्सन्स के लिए फैसिलिटी शुरुआत की है। ये क्वेश्चन भी सर इम्पोर्टेंट है, जो आपने डाला वो ठीक है, अच्छा है, नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है आ सकता है, इम्पोर्टेंट तो है ही। ये आता ही है, इसलिए तो Yes. पॉपुलर सीरीज का सवाल है, इसलिए मैंने ऐड किया। सवाल में आप हैं साथ में, तो उन्होंने आपने करेक्ट कर लिया, हमारे साथ ही सुन भी रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ बीओबी फाइनेंशियल ऐप? बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक फाइनेंशियल ऐप की शुरुआत की, जो पर्टिकुलरली स्पेशली वो ऐप शुरू किया है उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए। तो वो उस ऐप का क्या नाम है? और ये तो सिर्फ लोकेश जी ही बता पाएंगे, क्योंकि हमारे तो सभी दूसरे बैंक के साथी हैं। हाँ लोकेश। बॉब कार्ड है सर, बॉब कार्ड। बॉब कार्ड है। तो बॉब कार्ड ये जो है पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड को देखता है ये सर, ये सर, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स या क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट ये करना जो है। बॉब बॉब फाइनेंशियल सर, जिसका क्रेडिट कार्ड का ही मतलब बिजनेस है, सब्सिडरी है सर, इसी ओके, काम के। तो बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, ये क्रेडिट कार्ड का सब्सिडरीज है। और उसी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये कब लॉन्च किया है? सितंबर में किया ना, अभी सितंबर हाँ सर, 2022 में। ये सर। सितंबर 2022 में ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसको बॉब कार्ड कहते हैं। और एक आपका और एक पॉपुलर मोबाइल ऐप है आपके बैंक का, वो क्या है? बॉब वर्ल्ड। बॉब वर्ल्ड सर। बॉब वर्ल्ड वो बाकी अदर जो फाइनेंशियल जो अपने बैंक के अकाउंट होल्डर है उनके लिए बॉब होल्डर है ना, यस। बॉब वर्ल्ड है। तो ये आपका मोबाइल ऐप नया लॉन्च हुआ, इसलिए सवाल पूछ लिया, क्योंकि पिछले साल तक मैं देख रहा था वो सवाल पूछ ज़्यादा बीओबी वर्ल्ड का सवाल पूछते थे, बॉब वर्ल्ड का। वो अभी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, उसके बाद तो और लोकेश जी आपको बता दूं, कई सारे साथी गलत करके आ गए होंगे, इसको भी ना बॉब वर्ल्ड लगा दिए होंगे कंफ्यूजन में, है ना। क्योंकि सवाल कई बार पढ़ने में इस तरह से होता है कि ये बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड क्रेडिट कार्ड छूट गया होगा। क्रेडिट कार्ड उसमें स्पेशली लिखा हुआ था सवाल में। हाँ सर, ये बॉब फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है क्रेडिट कार्ड के लिए कौन सा ऐप है? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, ये डेट को छोड़ दीजिए, अनाउंस ए न्यू स्कीम ऑन टीचर्स डे अंडर which 14,500 schools will be revamped। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो टीचर्स डे जो सितंबर के 5 सितंबर 2022 को था, उसमें 14,500 स्कूल्स को रिवैम्प करने के लिए घोषणा किए। तो ये कौन सा योजना है? तो कौन सा योजना है ये वाला जो? पीएम श्री है सर, पीएम श्री। हाँ, ये है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। वाह, बहुत बढ़िया नाम है ना। प्रियंका जी बढ़िया नोट कर लीजिए इसको, पीएम श्री योजना। तो इसमें सर इसमें क्वेश्चन था, हाँ हाँ जी इसमें क्वेश्चन था कि फॉर रिवैम्पिंग ऑफ स्कूल कौन सा योजना लागू किया गया, घोषणा लगाया गया है। अच्छा, इतना यही जो डिटेल्स में आपने नहीं था। सवाल लिखा है ये तो सही था, है ना। हाँ, क्वेश्चन सही है सर, मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम नहीं दिया होता, सिर्फ ये जो स्कूल रिवैम्पिंग के लिए कौन सा योजना लागू किया गया ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। ओके। तो जो भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च होता है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो नाम आता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर लिखना पड़ेगा ना। ये देखो पीएम श्री है। नहीं ठीक है सर, अभी जो याद करने के लिए आगे के लिए ठीक है सर। हाँ, पीएम श्री है। तो इसीलिए मैं पहले भी सेशंस में बताता था कि जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए ऐसे महत्वाकांक्षी योजना उनको देखना है। तो ये टीचर्स डे के दिन इन्होंने स्कूल्स रिवैम्प करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इंडिया को और राइज करने के लिए, स्किल्स पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ स्कूलों को रिवैम्प करने के लिए योजना चलाई, पीएम श्री योजना। अगला है फॉरेन एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय व्हिच एजेंसी? जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है लोकेश जी? आरबीआई सर। आरबीआई करता है। उत्तर भी देखिए सामने स्क्रीन पर है, फॉरेन एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और जो फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय, एक्सरसाइज बाय व्हिच एजेंसी? फॉरेन ट्रेड, ये तो फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी। DGFT। डीजीएफटी फॉरेन जो आपके ट्रेड कंट्रोल होता है, फॉरेन का ट्रेड कंट्रोल होता है, इज गवर्न एक्सरसाइज बाय डीजीएफटी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ए न्यू बुक टाइटल इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 years of independence has been authored by, ये सवाल आया था लोकेश जी? सर ये सवाल था सर। अच्छा,
तो ये मैं गलती करके आ गया हूँ। अच्छा, तो ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी, है ना प्रियंका जी? ये बुक खरीद लीजिए, मैं भी खरीदूंगा, ये बुक पढ़ता हूँ क्या है, क्योंकि इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा कि इंडियन बैंकिंग के बारे में जो है लिखा गया है 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव। ये बताइए, ए न्यू बुक टाइटल इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। तो एज ए बैंकर होने के नाते इस बुक में क्या लिखी गई है, 75 साल के आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो हम मना रहे हैं, इसमें ये ऑथर हैं डॉक्टर आशुतोष रारावीकर हैं, जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं ये डायरेक्टर हैं। किसके? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, उनके ये डायरेक्टर हैं। इन्होंने लिखा है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ये सवाल पूछा गया है, और इसमें तो आप इसलिए गलत हो गया होगा क्योंकि पढ़ के गए, मतलब मालूम ही नहीं रहा होगा, तो कोई भी टिक करना होगा, इसी नहीं वजह से सर, गलत होगा। एक्चुअली बीच में उर्जित पटेल भी इनका आया था कुछ इसी 75 ईयर्स के और उपलक्ष्य में, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट कई सारे दिए थे। ओके तो मुझे उस समय जो माइंड में आया उनका नाम ही आया, उर्जित पटेल का नाम आया, और ओके, दूसरा बिमल जलान का नाम, इनका नाम तो खैर आया ही नहीं था माइंड में। हाँ हाँ, ये मुझे नाम फिर नहीं। ध्यान है कि बिमल जलान जो भी अभी स्टेटमेंट दिए हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में था, तो इस हिसाब से मैं अपना उसको उर्जित पटेल मार के आ गया था। ओके ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज ए चैटबॉट नेम्ड ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा वेबसाइट विच इज ऑन द IBM सॉल्यूशन। एक चैटबॉट है जहां पर आप चैट करिए, आपको जवाब मिलेगा। जैसे ये हमारे साथी जो है सब चैट कर रहे हैं ना, यहाँ पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चैट कर रहे हैं, इस तरह का चैटबॉट है IBM सॉल्यूशन में। और उस चैटबॉट का नाम क्या है लोकेश जी? एडी है सर, एडीआई। ADI है, उसको बोलते हैं असिस्टेड डिजिटल इंटरेक्शन। असिस्टेड डिजिटल इंटरेक्शन, तो ये किस तरह से काम करता है, थोड़ा बताइए लोकेश जी। ये जो हेल्प डेस्क में है सर, हेल्प डेस्क में आप चैट करेंगे उससे तो रिप्लाई करेगा सर, मैक्सिमम जो भी रिप्लाई है ओके, ऑटोमेटिक। पहले ही ऑप्शन आ जाते हैं उसमें, आप क्या चाहते हो? एआई बेस्ड है सर। अच्छा, ओके, मतलब ये असिस्टेड डिजिटल इंटरेक्शन हेल्प डेस्क है ना? यस यस। चैटबॉट है, उसमें चैटबॉट में आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से चैट करेंगे तभी है वो आपको पहचानेगा। ये बॉब वर्ल्ड में भी है सर, दिया हुआ ऑप्शन ना। नहीं, वेबसाइट में है, अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जाएंगे तो वेबसाइट, पहचान जाएगा। हाँ हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल पूछा गया था फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस सर। ये पूछा गया था, बताइए। तो करंट अफेयर से काफी सवाल पूछे गए थे। फर्स्ट वुमेन यस प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी हैं। सर, तो करंट अफेयर्स जो है जनरल नॉलेज तो हमारा सर एक है ही ना, 20 नंबर का है सर, ओके तो ओके, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है सर। बहुत बढ़िया। 20 तो 20 ये तो आप क्वेश्चन लोग, है। आप जो आपके सभी साथी इसको बना ही लिए होंगे सही, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है सर उनका। कुछ लोग मुर्मू जी का नाम भी डाल के आ गए हैं। अच्छा कंफ्यूजन, अच्छा, कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो, में उनको ये हाँ नाम सवाल तो लगा होगा कि वर्तमान में कौन प्रेसिडेंट है, वुमेन प्रेसिडेंट, ऐसे लगा होगा, ये फर्स्ट मतलब ये करंट ऐसे लगा होगा। तो सब ये लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम टिक कर लिया होगा। और ऐसा भी होता है ना कि जो नाम सामने से प्रचलित रहता है वो ऐसा लगता है कि यही सही है, तो यही टिक है सर। सवाल ठीक से पढ़ नहीं पाए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जरा प्रियंका मैडम पढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। प्रियंका मैडम पढ़िए, तो आप अभी अभी फॉरेन एक्सचेंज एकदम पढ़ के आई हैं, पढ़ दीजिए। Individuals can avail of foreign exchange facility for the following purpose within the LRS limit of an financial year basis. हाँ, थोड़ा 2 लाख समझा 2 दीजिए लाख तो 50 क्या है ये। फॉरेन एक्सचेंज जो है, हम मतलब हमारी कंट्री से बाहर कितना रेमिट कर सकते हैं एक साल में। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक, 2.5 लाख, हाँ जी, कितना? 2.5 लाख की लिमिट है ना सर, 250 लाख। और इसमें शायद एजुकेशन और मेडिकल के लिए एग्जेप्शन रखा गया है शायद ना। बढ़िया, 2,50,000 US डॉलर, 2,50,000 US डॉलर जो है वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी इंडिविजुअल जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है अब्रॉड ले जा सकता है, और फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट लॉटरी एंड स्पेकुलेशन।
लॉटरी या स्पेकुलेशन को छोड़ के। लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन का केस हो गया, एजुकेशन का केस हो गया, तो एस्टिमेट बेसिस पे भी वो इससे ज़्यादा लिया जा सकता है अगर एस्टिमेट देगा तो, ये कहा गया। लेकिन अगर नॉर्मली ऐसा सवाल पूछता है जैसा इस स्क्रीन पर है, $2,50,000 उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये सर सवाल करता है, ये गलती लास्ट क्वेश्चन से गलती करके आ गया। यहाँ क्या लिख दिया आपने? INR और USD में कंफ्यूजन हो गया, मैं INR कर दिया सर। अच्छा, US डॉलर है, US डॉलर, Yes. $2,50,000 है ना? तो ये सही है, $2,50,000 सही है। हाँ, वो कंफ्यूजन करने के लिए INR डाल दिया, बताओ यार, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। मैक्सिमम लोगों ने कल 2,50,000 में टिक लगा दिए होंगे इंडियन करेंसी में, है ना? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, GST स्टार्टेड इन, कौन से साल में GST स्टार्ट हुआ ये सवाल आया था। ये सर हाँ, तो GST, 17 हाँ बताइए कब हुआ? 17 जुलाई। हाँ नहीं, GST जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ अप्रैल 2010 में, है ना? अप्रैल 2010 में इसका। क्वेश्चन था सर, विथ इफेक्ट कब से लागू हुआ? अच्छा, विद इफेक्ट कब से लागू हुआ? ये इंट्रोडक्शन, ये क्या है, अप्रैल 2000 में हुआ था। और हाँ इम्प्लीमेंटेशन पूछा होगा, GST हाँ इम्प्लीमेंटेशन। सर, इम्प्लीमेंटेड हाँ, इम्प्लीमेंटेड बोलेंगे तो फिर वो होगा 2000, ये 17। आप 17 में होगा, है ना? जुलाई 2017। हाँ, जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंटेड हुआ। और अगर इंट्रोडक्शन इसका हुआ था ये 2010 में। और ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, इट टैक्स केम इनटू द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये और भी सर गलती हो चुका है। इसमें हाँ, एक्चुअली क्या 2016 का एक्ट है, ओके, और एक्ट 2016 में लागू हुआ था 2017। हम मैक्सिमम लोग 2016 मार्क। कई लोगों ने 16 लगा दिया, है ना? तो ये जुलाई 1 जो है 2017 को 17 ये पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट होने के लिए ये 1 जुलाई 2017 से हुआ था, तो इसको सुधार लीजिएगा, 1 जुलाई 2017। 12 बजे रात्रि में। हाँ, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये पूछा गया था, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट, या विच मिनिस्ट्री इज टेकिंग केयर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये आया था क्या सवाल? तो इसमें कुछ योजना का नाम था। हाँ, तो बस वो तो स्किल से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट पूछा तो मैंने ये रिक्रिएट किया, विच हाँ वही। मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्ट्री इसको देखता है स्किल डेवलपमेंट को। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई योजना होगा, वो योजना का नाम अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। और मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, बट वो याद था, नहीं, योजना का नाम ही था। तो ये हमारे साथी जो है अभी गूगल करके सर्च कर लेंगे, अगर कोई योजना होगा तो अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी के लिए वो नोट कर लेंगे। मतलब ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई योजना अगर हाल ही में लॉन्च हुआ है तो मैं भी देख लूँगा, और नहीं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये डिपार्टमेंट इसको देखता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वेदर लोन इज अवेलेबल ऑन टैक्स सेविंग FDR, ये कैसा सवाल आया था? वही सर, टैक्स सेविंग FDR के अगेंस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन कितना दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हाँ, तो देते हैं क्या आपके यहाँ? तो नहीं देना चाहिए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं देते ना? अच्छा, नहीं। आपके यहाँ देते हैं राजू नारायण जी? लोन देते हैं टैक्स सेविंग FDR पे? वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ टैक्स सेविंग FDR बनता ही नहीं है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये टैक्स सेविंग जो भी बॉन्ड होता है ना, उसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उनमें से वो टैक्स सेविंग बेनिफिट ले रहे हैं, इसलिए लोन अवेलेबल नहीं होगा। चलिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। ये सवाल पूछा गया था, जॉइंट वेंचर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जॉइंट वेंचर जो हैं वो कौन कौन से हैं जॉइंट वेंचर बैंक ऑफ बड़ौदा के? 2 जॉइंट सर 2 वेंचर। हैं सर। हाँ जी, इसमें था सर वो इंश्योरेंस कंपनी, जॉइंट वेंचर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इंश्योरेंस कंपनी। हाँ वो था। जबकि आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है जॉइंट वेंचर, यही है सर, इंडिया फर्स्ट ही है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये जॉइंट वेंचर है आपका। और बाकी तो इसे तो सर पहले ओवरसीज ओवरसीज जो हैं वो ओवरसीज भी ब्रांच है, लेकिन जॉइंट वेंचर है ये इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। हाँ राजू ये ने सर, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर कि एक दिन पहले जो रात में नाइट सेशन चला था सर, उसमें ये क्वेश्चन आपने पढ़ाया भी था।
हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये पढ़ाया था, आया उसमें था। बिजनेस फिगर में ये पढ़ाया था। तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि जब भी बैंक के बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम बैंक का सब्सिडीज कितना है, ओवरसीज बैंक में उनके ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में सवाल पूछता है, उसी से जुड़ा हुआ ये ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएशन और एक होता है सब्सिडरीज। 3 चीजें देखने की जरूरत होती है। तो ये ज्वाइंट वेंचर है, इसमें सारा LIC वगैरह भी इन लोग करते होंगे, लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर करते होंगे इन लोग। चलिए, अब है अगला आपका स्क्रीन पर सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स इन व्हिच सिटी और इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के, पर्यावरण मंत्री होंगे सारे स्टेट के आए होंगे, और उनका एक कोई राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ होगा। कौन से शहर में हुआ भाई? ये सितंबर में हुआ था सर, ये सितंबर सितंबर में में हुआ हुआ था था। organize। Yes, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रखी गई थी, और कौन से शहर में रखी गई थी? राजू नैन जी जवाब देंगे इसका, कौन से शहर में रखी गई थी? गुजरात में सर, हाँ, गुजरात की तो ये लिखा है ना, आंसर इधर लिख दिया हमने, है ना। वो रखी गई एकता नगर एकता गुजरात, नगर। है ना, एकता नगर जी। गुजरात में। तो ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां या राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मेलन हो रहे हैं तो उनको जानने की जरूरत है प्रमोशन एग्जाम के लिए नेशनलाइज बैंकों के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनके यहाँ जनरल जो करंट अफेयर्स होते हैं उन पर सवाल आते हैं, क्योंकि उन्हीं से जुड़े हुए पॉलिसी बनते हैं, फिर वो पॉलिसी जो है बैंक में इम्प्लीमेंट होती है या समाज का विकास होता है, तो कहीं ना कहीं फंड बैंक की तरफ से जाता है। इसलिए उनकी अपेक्षा रहती है कि ऐसी घटनाओं के बारे में बैंकर्स को जानकारी हो जो एस्पिरेंट प्रमोशन लेना चाहते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल कैसा आया था? ये तो टोटल नंबर ऑफ सर PSU इन बैंक। इसमें आ गया था जो अमेलगेशन आफ्टर वही अच्छा, बैंक आफ्टर को अमलगमेशन कितने बैंक बचे हैं? एकीकृत करने के बाद टोटल पीएसयू बैंक की संख्या कितनी है? हाँ, कितना बचाए हो शंकर जी, कितना बैंक बच गया अब? 12 सर, 12। 12 बच गया, वो देखो गिनती करके आए हैं एकदम गिन लिए एकदम। और ये गिनिए जरा, हैं शंकर जी, बताइए कौन कौन सा बैंक बचा है, थोड़ा पढ़ के बताइए जरा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, हम्म, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, SBI बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक। ओके, बहुत एक और बढ़िया। है सर, ये दिख नहीं रहा मेरे को, क्या है इसमें? नहीं दिख रहा है? बड़ा छोटा। नहीं सर, छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप तो पूरा पढ़ लिए। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक है, और आपका है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये 12 बैंक बचे, तो ये तो बहुत आसान से सवाल पूछ लिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSIB? ये एक नया है, नोट करो राजू नयन जी, ये है FSIB, ये फुल फॉर्म नया आया है, और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, ये बैंक के जो उच्चतम पद होते हैं उनके लिए वैकेंसी वगैरह निकालते हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट वगैरह देखते हैं। FSIB ये जो होगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो हैं, और ये ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये जो ऑटोनोमस बॉडी है जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कहते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार ने की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, और ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं उनमें उच्च पदों में जो भी रहेंगे उनके MD CEO इनकी वैकेंसी जो है ये करते हैं। और पहले ये चीज़ कौन देखता था राजू नैन जी? ये काम जो है बैंक के बड़े लेवल के होते हैं ना, MD CEO ED, ये सब इनके सिलेक्शन के लिए पहले एक देखता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB बोलते थे ना, यार मालूम है प्रियंका जी, आपको पता होगा। BBB करके है, जो बैंक के हाईएस्ट पद में जो रहते हैं ना, हायर पद जो होते हैं, MD हैं, ED हैं, इनकी नियुक्ति को देखता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसको बोलते थे बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब उसी को रिप्लेस कर दिया किसने? गवर्नमेंट ने। और ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट का शंकर जी?
कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? जो भी बैंकिंग रिलेटेड काम है वो फाइनेंस जो सर्विसेज मिनिस्ट्री देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको शॉर्टकट में डीएफएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं शंकर जी? डीएफएस बोलते हैं। क्या होता है Yes, आजकल sir. देखेंगे, अगर कोई घटना घटित हो रही ना तो डीएफएस को टैग कर दो बोलते थे ट्विटर में, है ना? ट्विटर में डीएफएस को टैग कर दो तो डीएफएस के पास चला जाएगा और वो एक्शन लेंगे, क्योंकि बैंक से जुड़े हुए जो फ्रेमवर्क होते हैं वो डिजाइन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बनाया नया फ्रेमवर्क। एक तो सेशन बनता है इसके ऊपर यार, ये नया फ्रेमवर्क बनाया है ना? और ये कब हुआ है प्रियंका मैडम? इस पर एक सेशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ आप, क्योंकि 14 सितंबर 2022 को है, सितंबर 2022 में तो गवर्नमेंट ने एक नया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है रिप्लेस कर दिया पुराने जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा जो टॉप पोस्ट होते हैं लाइक डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनके लिए जो है रिक्रूटमेंट निकालना और फुल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनकी नियुक्ति करना है। और ये जो है ये तो पहले ही इसी साल किया है 2022 में, 2022 इसमें एक चेंजिंग और भी है ना, इसमें दिया गया कि अब सरकारी बैंक के जो डायरेक्टर हो सकते हैं वो प्राइवेट से भी आ सकते हैं। यस यस, ये बोला गया है ना उसमें इसमें बोला गया है कि इसमें जो होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, है ना? जो बैंक में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से भी वो हायर पद को जो उनको रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, इसी में कहा गया है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में कहा गया है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल लेते हैं स्क्रीन पर। विच इज द ओनली इंडियन बैंक टू बी लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500 लिस्ट इन 2022? है ना? तुक्का मारना है तो क्या मारेंगे? राजू नैन जी तुक्का मारो जरा। इंडिया का सबसे जो कौन सा बड़ा बैंक है उसी का नाम बताओ। SBI। हाँ ये बताओ। ये तो सवाल शंकर जी तो मतलब बताओ, बोल रहे हैं इंडिया का सवाल, बोल रहे हैं इंडिया का केवल एक बैंक है, तो कौन सा बैंक होगा बताइए? तो एसबीआई हैड ए रोबोस्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा डिपॉजिट्स और एडवांसेस है, तो ये जो है सबसे बड़ा बैंक है। तो फॉर्चून इंडिया 500 जो है, इसमें सिर्फ फॉर्चून इंडिया 500 रैंकिंग में ये रैंक लिया है 236। कौन सा रैंक है इसका? 236 रैंक है। तो एकमात्र इंडियन बैंक है जो फॉर्चून 500 में है, उसको बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका रैंक है 236। अब बात करते हैं, ये सवाल राजू नैन जी पढ़ेंगे एकदम। राजू नैन जी एकदम बिल्कुल, देखो कितना बढ़िया है ना, सीन कितना अच्छा लग रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के कलर से मैच करता हुआ अच्छा लग रहा है ना, आकर्षित कर रहा है ना? हाँ सर। प्रियंका What is the मैडम करेंगे। प्रियंका मैडम का जो ड्रेस का कलर एकदम सोने से बना हुआ है एकदम, देखिए गोल्ड प्लेटेड ड्रेस पहनी है आज। What is the maturity period of the sovereign gold bond SGB schemes? इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है बताओ राजू नैन जी? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स में क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो कितने साल के लिए मैच्योरिटी हो जाता है? 8 साल है सर। 8 साल के लिए मैच्योरिटी हो जाता है, ठीक है। बट उसको कितने साल बाद उसको बेच सकते हैं? 7 ईयर्स सर। नहीं, एसजीबी को जो है 8 साल तो इसका मैच्योरिटी है, 8 साल बाद तो ये मिल जाएगा, लेकिन एसजीबी जो है उसको प्री मैच्योर विड्रॉल जो है कब कर सकते हैं? प्री मैच्योर जो है, हाँ जी 5 साल, 5 साल मतलब उसको 5 साल बाद 5 साल में प्री मैच्योर करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है। अब ये 20 तक मैं थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट कर पाया हूँ, 20 तक, तो अगर आप लोग चाहें तो ये सेशन क्लोज कर दें, नहीं तो सारे और सवालों को चर्चा कर लें, क्योंकि मैं आगे सवाल बना नहीं पाया हूँ, सवाल है रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो लोकेश जी अगर हैं यहाँ पर साथ देंगे तो हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं आज बाकी सवाल पर। लोकेश जी थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक के सवाल को मैंने रिकंस्ट्रक्ट किया था, उसके आगे जो सवाल आएंगे उनको आपको थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक डज नॉट, क्या लिखा है इसमें? ये क्या सवाल है ये, इसको बताइए जरा क्या सवाल है?
सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक डज नॉट इंक्लूड, इसमें सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक लिखा है, ये कोटक महिंद्रा उसका आंसर लिखा है आपने। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ना रिकंस्ट्रक्ट कर लूंगा, तब सेशन कर लेंगे। अगला 20 और सवाल हैं, बट ये रिकंस्ट्रक्ट हुए नहीं है। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पर एक सवाल और इंक्लूड है इसी में, सुपरवाइजर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल हाउसिंग ये कुछ है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड है ऐसा कुछ, उसका सुपरवाइजर है। फिर ये HUF कैन पार्टिसिपेट इन व्हिच, ऐसा कुछ आया था क्या HUF वाला? हेलो, HUF वाला आया था? HUF कौन सा अकाउंट खोल सकता है सर? इनमें से account? कौन सा अकाउंट HUF खोल सकता है? तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए सरसरी निगाह में इस सवालों को ले जाते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है रिकंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। ये आया था सवाल, बॉब वर्ल्ड गोल्ड फॉर किसके Yes, लिए? sir. क्या सवाल आया था, पूछिए जरा, इसको बता दीजिए। बैंक हैज लॉन्च अ न्यू ऐप बॉब वर्ल्ड गोल्ड फॉर whom? किसके लिए? अच्छा, बॉब वर्ल्ड गोल्ड किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये नया ऐप है ना? कितना Yes, sir. ऐप लॉन्च करिएगा आप लोग? वो ऐप सर, वो एक्चुअली ये बॉब वर्ल्ड के अंतर्गत ही सब कुछ लॉन्च किया, मतलब उसके सब्सिडी में आता है। लेकिन उसमें एक दिया है, गोल्ड दिया होगा, है ना? गोल्ड हाँ, कर तो दिया होगा। उसमें गोल्ड क्या किया सर, उसमें से जैसे सीनियर सिटीजन के लिए सर छोटे छोटे बोल्ड लीटर का बड़ा लीटर बना दिया है, और ओके, कम मेनू उसमें दिया गया है जो उनके ठीक है। मैक्सिमम काम है। तो कहने का तात्पर्य है, जो भी साथी हमारे आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अपने बैंक के डिजिटल जितने प्रोडक्ट हैं उनको तो एकदम लिख लिख के एकदम याद रखना पड़ेगा। तो Yes, ये sir. सीनियर सिटीजन के लिए है। अगला है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या पूछा गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी प्रोसेसिंग, लेयरिंग, एनालाइजिंग, इसके लिए इंफॉर्मेशन जो साझा करते हैं, उसके लिए सेंट्रल रिपोजिटरी एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है, ये पूछा गया था कौन ना? सा है? हाँ हाँ कौन सर, सा ये है? सर सेम क्वेश्चन। तो ये तो सभी सही किए होंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और नॉलेज शेयर किया जाता है, वो सेंट्रल रिपोजिटरी एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। क्योंकि हम लोग भी सारे इंफॉर्मेशन उनको साझा करते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन फाइनेंस सर्विसेज के अंतर्गत आता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चर्चा कर लेते हैं। ये क्या आया था, ये मैक्सिमम लिमिट किस चीज़ का आया था? सर ये रिलोड बैंक ऑफ बड़ौदा का रिलोडेबल कार्ड है सर। क्या कार्ड है? रिलायबल कार्ड। प्रीपेड कार्ड सर, रिलोडेबल कार्ड जो अच्छा, उसका प्रीपेड। बैलेंस मैक्सिमम कितना लोड कर सकते हैं? ओके। हाँ राजू नयन जी, ऐसे नोट दिखते हैं क्या आपके चेस्ट में, मतलब उसमें मुद्रा तिजोरी में आपके 2000 के नोट? कम 2000 वाले लोग, पब्लिक लोग दबा के बैठी है सर 2000 इसीलिए मैं जानबूझ के 2000 का नोट दिखाता हूँ, कम से कम ये एहसास होते रहे कि हम बैंकर हैं, हम रोज बैंक में काम करते हैं क्योंकि बैंक में तो दिखने मिलते नहीं है, तो यहाँ सेशन में मैं एक दिखाता रहता हूँ। और ये सारे नोट जो है ना, हमारे शंकर महाराज ने भेजा है, वो जो है ना शंकर जी है ना, उधर वो कैनरा वाले, उनके घर से आया है। क्योंकि पहले उन्होंने दीवार में रखी थी कलरफुल ऐसे, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा इधर भेजते रहो, कृपा बनी रहेगी, है ना, लक्ष्मी माता जी की कृपा बनी रहेगी। तो ये पूछा गया था, प्रीपेड कार्ड का ये मैक्सिमम जो है 1 लाख है ना? बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। फास्टैग, ये क्या पूछा था? फास्टैग अगर करना है तो इशुएंस चार्ज, ये कैसा चार्ज है? इश्यूएशन चार्ज का क्या है? 100 रुपीज़। मतलब अगर कोई फास्टैग इशू कराना चाहता है आपकी शाखा से, अभी मान लीजिए हमारे राजू नयन जी आपके यहाँ जाएंगे और फास्टैग इशू कराएंगे, तो फास्टैग का आप चार्ज लेंगे 100 रुपीज़, इसको चिपका देंगे कार्ड इनके जो है फास्टैग, है ना? तो 100 रुपीज़ Yes. प्लस GST होगा? इंक्लूडिंग जीएसटी? इंक्लूडिंग GST है। ओके, तो ये है इशुएंस चार्ज, मतलब सर्विस चार्ज से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया ये, है ना? आप फास्टैग लगा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ चार्ज पूछ लिया। ओके। अगला है, HUF करता ऑन फॉरेन विजिट, हु विल ऑपरेट द अकाउंट एथराइज्ड को पार्टनर। मतलब ये तो एथराइज्ड को पार्टनर ही है। एक HUF का करता अगर फॉरेन विजिट में गया है, तो वो जिसको एथराइज करके गया है वो ऑपरेट उसमें करेगा। उसमें वो यही दिया था सर कि सीनियर मोस्ट कॉर्पोरेशन, देन ऑथराइज, देन ऑल लीगल करके ऐसे करके दिया था 4%। बट उसका सही होगा कि जिसको एथराइज करके गया है वो को पार्टनर वो करेगा, सीनियर मोस्ट नहीं करेगा, है ना? ओके। चलिए, अगला सवाल ये पूछा था, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मेनू। ये मेनू पूछता है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये तो आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे, आखिरी में लिखा INT-CRT। जैसे तो इसमें रहता है ना INT-CRT भी ऑप्शन है, HINT जो
मैं लोगों में जो काम करते हैं उनको हो जाएगा, इजी था सर, उनको हो ये तो जाएगा। इजी था। तो एक नया मेनू एक आया था जो ये भी होगा कीवर्ड्स सर बहुत पूछते हैं, आपके कंप्यूटर के कीवर्ड्स पूछते हैं या सीबीएस के स्क्रीन नंबर ये पूछते हैं। बट ये पूछ दिया इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है तो उसका मेनू क्या है, तो HINTCERT करेंगे तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का मेनू आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे लोकेश जी, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 20-21 का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो वो डालने से आ जाएगा। ये सर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए सर मेनू है, प्रिंट आउट करने के लिए, तो जनरेट करने के लिए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का मांगेंगे तो आ जाता है अपने आप। यस सर, यस सर, यस। ओके, बहुत बढ़िया। अगला है, ये फुल फॉर्म पूछा गया शेरशाह का, शेरशाह का फुल फॉर्म पूछा गया। तो शेरशाह का फुल फॉर्म तो इतना बड़ा पूरा पूछा गया क्या? सर सही सर सही, मैं सर गलत क्वेश्चन भेज दिया था सर, सही नहीं था, सरफेसी था। सरफेसी था, ओके। यस। तो ये गलत टाइप होके आ गया, कोई बात नहीं। तो शेरशाह भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे काफी बार पूछा जाता है, लेकिन सरफेसी पूछा गया बोल रहे हैं। तो सरफेसी ये इसमें शेरशाह पूछा जाएगा तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है, इसका आधा हिस्सा तो सरफेसी में भी आता है जो लिखा हुआ है ना, तो यस। इसका आधा आधा हिस्सा तो सरफेसी में भी आएगा। सरफेसी में क्या आता है, सरफेसी का फुल फॉर्म अगर बोलेंगे तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मतलब इसका राजू नंद जी देखो, इसका एस से लेके पूरा पूरा आएगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट 2002। तो दोनों जो है इसी प्रकार से मिला जुला है। तो यहाँ पर अगर शेरशाह पूछेगा तो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, और सरफेसी अगर पूछेगा तो उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कैश मैनेजमेंट सर्विस ऑफ BOB, ये क्या आया सवाल? कैश मैनेजमेंट सर्विस का नाम क्या है सर, नाम पूछा हुआ। अच्छा, क्या नाम है? डिजी नेक्स्ट सर। डिजी नेक्स्ट। कैश जो CMS करते हैं है ना, कि करेंसी जो मैनेजमेंट करते हैं एक ब्रांच में, कैश रिटेंशन लिमिट मैनेज करने के लिए कैश जमा करते, वो है क्या? डीजी कैश नाम है सर। डिजी कैश, ओके, डिजी कैश। ये रिलोडेबल कार्ड वही 1 लाख वाला है ना? 1 लाख रुपए उसकी मैक्सिमम लिमिट है, प्रीपेड कार्ड में रिलोडेबल है। अगर वो 1 लाख खत्म हो गया तो फिर से रिलोड कर लेंगे। ये सर वो ब्रांच से हो जाता है कि अलग से विंग है उसकी? नहीं सर, ब्रांच भी कर सकती है, ऑटो ऑटोमेटिक अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इससे हिंट मिलता है साथियों को, अगर उनके यहाँ प्रीपेड कार्ड है तो उनका लिमिट वगैरह देखेंगे और सर्च करेंगे अपने सर्कुलर में। अगला है, हाउ मेनी टाइम्स PPF लोन कैन बी टेकन, कितने बार PPF लोन लिया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया क्या? ये सर तो PPF लोन जो है वो कितने बार लिया जा सकता है? PPF एक ही लोन बार इन फाइनेंशियल ईयर था लगता है। इन फाइनेंशियल ईयर वो एक ही बार लिया जा सकता यस है ना? PPF लोन जो है एक ही बार लिया जा सकता है इन फाइनेंशियल ईयर में। तो PPF का लोन कितने साल बाद लिया जाता है? PPF का लोन, हाँ राजू नैन जी? 3 साल बाद सर। हाँ, 3 साल बाद लिया जा सकता है, मतलब और उसके अकाउंट ओपन होने के 2 साल एक्सपायरी होने के उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसमें ले सकता है 3 साल के बाद, है ना? ओके, चलिए अगला सवाल है, ये BOB वेब इश्यूएंस मेनू, ये भी मेनू पूछा गया, ये कौन सा मेनू है? चले गए क्या अपने लोकेश जी, क्या कौन सा मेनू है ये? वेब इश्यूएंस मतलब लिखा हुआ है सर, आंसर लिखा हुआ है HDPP, यही मेनू है सर। हाँ नहीं, मतलब ये इस कौन सा है वेब? BOB वेब का मतलब क्या हुआ? WAV वेब का? सर बॉब वेब सर घड़ी दिया है, वॉच दिया है सर बैंक ने, आप इसे अच्छा, टैब में वही बैंकिंग आप पेमेंट कर सकते हैं सर, यूपीआई अरे पेमेंट। वाह, प्रियंका जी देख रहे हैं क्या क्या दिया है, इसीलिए नंबर 1 है इन लोग ईज में ऐसा ऐसा घड़ी दिया हुआ आपने, ऐसा घड़ी, मतलब ये किसको ये सर, देंगे? ये कस्टमर को? ये सर इसमें क्या क्या करेगा? सर यू यूपीआई पेमेंट कर सकता है सर।
वियरेबल है, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस घड़ी में क्या मतलब इसके लिए कितना चार्ज करते हैं? 3499 रुपया सर issuance चार्ज है, वन टाइम। कमाल है यार, डिजिटल घड़ी भी बिक जा रहा है बताओ। और इसके डिजिटल अंदर घड़ी सर सब वो, उसमें आपका सर वो भी जैसे नॉर्मल आता है ना सर, ये स्टेप्स काउंट होगा, तो सब कुछ फंक्शन है। एडिशनली बैंक ने उसमें ऐड कर दिया डिजिटल पेमेंट के लिए, तो डिजिटल 5000 पेमेंट करेंगे, और बाकी हेल्थ वेल्थ सारा जो भी और भी रहता है फीचर्स वो तो रहेगा ही, ये है ना? ये सर वो तो है ही। वाह, क्या इनिशिएटिव यार, आप कमाल करते हो, तभी नंबर वन आपका ईज जो होता है उसमें, इनहांस एसेस एंड सर्विस एक्सलेंस में नंबर आपका अच्छा रहता है। तो ये तो नया चीज़ है, सीखने मिला हमको है कि घड़ी ये और एक मिलता है बढ़िया। कीचेन भी है सर, की चेन है, वो क्या होता है? मतलब जो उसमें कार भी का वही की सर चेन, पेमेंट, आप पेमेंट कर सकते हैं सर। कार का की चेन देंगे, उसमें भी लगे हुए हैं डिजिटल डिवाइस। ये सर आपके अकाउंट से लिंक किया हुआ है और आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। अरे बढ़िया है, अपने गाड़ी की चाबी देना यार, हम लोग जरा घूम के आएंगे, है टच एंड पे। ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो है 3499 वन टाइम चार्ज है, फिर उसके बाद ये और सर, कुछ मेंटेनेंस या सर्विस चार्ज? नहीं कोई चार्ज। और आपका अकाउंट से वो जो मोबाइल नंबर है वो लिंक रहेगा, एक बार लिंक, सैनिटाइज कर देंगे उसको, एक्टिवेट कर देंगे, वही है? ये सर, ये सर। अच्छा, और बाकी सर्विसेज पार्ट अगर कुछ खराब हो गया तो कौन देखेगा? तो ब्रांच बैंक ही देगी सर। टाइप अप होगा उसके पास, उसके लिए, है ना? ये सर टाइप किया हुआ है, जियो क्यू की कंपनी का सर गाड़ी सर टाइप। अच्छा, तो उसका एएमसी होगा, उनके साथ टाई अप होगा। ये सर्विस। बहुत बढ़िया। ओके। और अगला सवाल है आपका, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आया था? 2 क्वेश्चन आया था बोल रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आया था? सर एक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से सर 131 के जब बैंकर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, हम्म। एक वो पूछा था। ओके, वो कलेक्ट उसके लिए ना, जो कलेक्टिंग बैंकर के लिए, कलेक्टिंग बैंकर के लिए। कलेक्टिंग बैंकर के लिए अगर क्रॉस चेक आता है और उनमें कोई फोर्जरी हो गया तो कलेक्टिंग बैंकर को उसमें तो कौन सा प्रोटेक्ट। एक्ट है ये कब पूछा था एक। कौन सा एक्ट है वो पूछा गया था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। और कौन सा सवाल पूछा गया था? 2 सवाल। इसमें भी सर प्रोटेक्टिंग बैंक का कहीं कुछ दिया हुआ था, हम्म। और उसमें सेक्शन दिया हुआ था, सेक्शन 131 के तहत किस तरह का प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, तो सेक्शन 131 में तो कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलता है। अब उसमें और चेक का सिचुएशन दिया हुआ था, मतलब इसमें से किस क्या रहेगा तो बैंकर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कौन से कंडीशन पे। ओके, बढ़िया। चलिए, अगला सवाल है, नेट बैंकिंग विद रिचार्ज नॉट अवेलेबल, ये क्या, कौन से में रिचार्ज नॉट अवेलेबल है? आपका नेट बैंकिंग में कौन सा जो रिचार्ज हमारा नहीं? बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग है, उसमें से कौन सा ये ऑप्शन है जो नहीं कर सकते हैं। गैस रिचार्ज नहीं कर सकते ना, गैस मंगाना हो तो नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। बाकी सब रिचार्ज कर देंगे, सही बात है। गैस कौन सा गैस क्या जानोगे, एचपी का लेता है? हाँ, हैं? ये हमारे राजू ने तो इंडियन का लेता है, और फिर शंकर जी और किसका होता है? मोबाइल रिचार्ज ये सब करके ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें से वो एक ऑप्शन दिया था। ओके। सही, मेरे पास इंडियन का ही है सर। तो नेट बैंकिंग में ये रिचार्ज फैसिलिटी नहीं है, मतलब डिजिटल रिलेटेड बहुत सवाल पूछे गए। अगला ये क्या है सर सवाल? ये गैस रिचार्ज का सर बिल पेमेंट के अंदर में आता है, ये रिचार्ज का ऑप्शन अलग दिया हुआ था हाँ, वो बिल पेमेंट होगा, सेक्शन। रिचार्ज तो नहीं होता, वो वो सही बात है। वो बिल पेमेंट में आएगा सर। बिल पेमेंट आएगा। और ये B3 अकाउंट ऑफ BOB, ये क्या है? सर ये बॉ वर्ल्ड के थ्रू ही एक लॉन्च हुआ था सर, B3 अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा करके है नाम इस सब। क्या फीचर्स हैं इस अकाउंट के, मतलब कुछ मोटा मोटा सर फीचर? ये ऑनलाइन जो है न्यू कस्टमर जो है, न्यू एनटीबी कस्टमर जो है, हम्म। ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं सर अच्छा, तो खुद वो से। B3, उसको B3 अकाउंट कहते हैं? हाँ B3 अकाउंट में आता है सर, इसका फुल फॉर्म जस्ट भूल रहा हूँ बस। ओके, तो तो B3 अकाउंट कहते हैं उसको ना, और वो ये नए सर, अकाउंट खोल सकते हैं ऑनलाइन? हाँ सर ऑनलाइन कस्टमर खुद ही खोल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक डिजिटल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा B3 अकाउंट कहते हैं, और ये डिजिटल सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। इसमें फीचर है कि जो कंप्लीट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा इंस्टेंट वर्चुअल मोड पे, है ना, वर्चुअल मोड पे हो जाएगा। और ये शुरुआत इसी साल की गई है, 2022 में, शायद जून में शुरुआत की गई, जून। सर बॉ वर्ल्ड के साथ लॉन्च किया गया था सर, बोर्ड के साथ लॉन्च किया। लास्ट ईयर। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक न्यू एज डिजिटल सेविंग अकाउंट जिसको ओपन किया,
और इसमें ओपन करने के लिए जो क्लाइंट है वो केवाईसी प्रोसेस ऑनलाइन खुद कर लेगा। सिंपली वो क्या करेगा, बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करेंगे और मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड करके एक ओपन अकाउंट में क्लिक करेंगे, अपना आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद डिजिटल B3 अकाउंट जो है वो कैरी करने के लिए आ जाएगा, क्लिक करने के लिए आ जाएगा और बैंक के जो उसमें केवाईसी के लिए इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। और ये इसको B3 इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 3 यूनिक टाइप ऑफ बैंक का बड़ौदा B3 अकाउंट है, B3+ B3H और कुछ B3 अल्ट्रा ऐसे कुछ दिया है ना। ये क्या है B3+ क्या क्राइटेरिया रखा गया, अमाउंट के साथ क्राइटेरिया रखा गया है। तीन तरह के जो है वो B3 दिया गया है। तो ये पर्टिकुलर फीचर्स के आधार पर इसको दिया गया है। जैसे अगर मान लीजिए 25,000 तक फंडिंग करेंगे तो B3+ करेंगे, अगर 50,000 तक 25,000 से ऊपर 50,000 तक अगर इनिशियल फंडिंग करता है तो B3H रहेगा, और 50,000 से ऊपर का रहेगा फंडिंग तो B3 अल्ट्रा रहेगा। इसीलिए इसको B3 अकाउंट बॉब कहा गया। बराबर है लोकेश जी? यस सर। ये थोड़ा आपका जो B3 अकाउंट है स्पेशलिटी है कि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई नया बंदा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप डाउनलोड करके खुद ही केवाईसी, कंप्लीटली डिजिटल मोड में अकाउंट खोल सकते हैं। कंप्लीटली डिजिटल मोड सेविंग अकाउंट। वाह, क्या मतलब बढ़िया। आप तो काफी मंगाओ, काफी पीते रहो, सारा काम तो मोबाइल ऐप कर दे रहा है ना। हाँ सर, राजू उसमें नयन जी डिजिटल बड़ा केवाईसी शानदार है ना, सुन केवाईसी भी के अच्छा लग डिजिटली रहा है होगा ना, सर। आनंद का महसूस हो रहा है कि नहीं राजू नयन जी? फैसिलिटी सुन के बढ़िया हाँ लग सर, रहा है, सीखने में बहुत बढ़िया सर। कि इन्होंने कितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग कर दिया, कस्टमर को बस इंफॉर्मेशन हो और वो खुद ही ऑन बोर्ड कर लेगा। और 25,000 तक किया तो प्लस आ जाएगा, 25,000 से 50,000 तो एज आ जाएगा, और अगर 50,000 से ज़्यादा किया तो उसको अल्ट्रा में आ जाएगा। अब आता है इस अकाउंट स्टेटमेंट में BOB वर्ल्ड, कितने महीने का अकाउंट स्टेटमेंट आता है BOB वर्ल्ड में? 3 मंथ है सर। आपके तो 15 से 20 सवाल तो ये डिजिटल से आ गया है जी आपका। डिजिटल है? बैंकिंग टेक सर क्वेश्चन भी है सर, एक जीके जनरल नॉलेज और हाँ। दूसरा बैंकिंग टेक सर। तो अभी अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने का आपके मोबाइल ऐप से आ जाता है, ठीक है। आप आप देख सकते हैं सर 3 महीने का, आप मंगा सकते हैं सर 1 साल का। वो जो 1 साल का करेंगे तो सर आपके मेल पे आएगा सर वो। बढ़िया, लेकिन देख सकते हैं 3 महीने का। देखने के लिए 3 महीने। यस। ओके गुड। अब है बैंकर प्रोटेक्शन से कुछ आया था, वही जो आप कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन आए बोल रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन प्रोटेक्शन यस। से आया था कि यस सर। 131 जो है कलेक्टिंग बैंकर का है, और कुछ एक तो याद नहीं आ रहा है आपको, है ना। उसमें तो एक क्वेश्चन था सर कि हाँ, ऐसा कौन सा सिचुएशन में बैंक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सेक्शन 131 के तहत कंडीशन दिया हुआ था, चेक मतलब चेक सही पास हुआ तो, चेक गलत पास हुआ तो, ऐसा करके दिया हुआ था ऑप्शन। सेक्शन 131 के तहत प्रोटेक्शन जो है कलेक्टिंग बैंकर को मिलता है। किस और कंडीशन में? हाँ, किस कंडीशन में? मान लीजिए उस चेक का भुगतान, फोर्ज चेक का भुगतान भी हुआ है, लेकिन कलेक्टिंग बैंकर क्या करेगा? कलेक्टिंग बैंकर तो जमा करेगा, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ किसी अपने कस्टमर के किया है। तो कलेक्टिंग बैंकर का कोई दोष नहीं है, पेइंग बैंकर पेड किया है तो उसका जो प्रोटेक्शन है कलेक्टिंग बैंकर पे रहेगा, पेइंग बैंकर को उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। यस। तो इससे 131 में प्रोटेक्शन है कलेक्टिंग बैंकर का, बशर्ते कलेक्टिंग बैंकर जो है वो उस चेक का जो कलेक्शन है वो क्रॉस चेक का लिया हो तब। तो एक स्ट्रेटजिक प्रोटेक्शन मिलता है कलेक्टिंग बैंकर को। और ये लॉ में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि अगर ओपन चेक को कलेक्ट किए हैं तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्रॉस चेक का प्रोटेक्शन लिया है तो उसमें जो है उनको मिलेगा। अगर फोर्थ चेक हो गया, फोर्जरी हो गया, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, चलिए अगला बात करते हैं। भीम UPI टाई अप किसके साथ है? भीम UPI टाई अप, क्या सवाल था ये? सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली यूपीआई पेमेंट के लिए किसके साथ टाई अप किया है, कौन कंपनी? हाँ, कौन सी कंपनी के साथ किया है? और ये तो मैं सही नहीं किया था सर। तो अ, मैं भीम, चेक किया था तो नाम भूल गया, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली किया क्या? ये सर। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ किया ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, अपना बता दीजिएगा, है ना। इसमें तो एज सच अभी पता नहीं चलेगा, या तो गूगल करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। भीम बड़ौदा पे किसके साथ टाई अप किया है, कौन से बैंक, किसके, ये सवाल है। तो वो देखना पड़ेगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा।
और अगला है फटका। फटका एजम्पशन पूछा गया होगा, है ना? फटका एजम्पशन क्या क्या ऑप्शन थे? हाँ, इनमें से किसको फटका के लिए एग्जाम किया गया है? तो इलिटरेट अच्छा। कस्टमर जो चिल्ड्रन के लिए था, और सीनियर सिटीजन एंड पेंशनर। ओके, तो फटका जो एजम्पशन है वो किसके लिए ये पूछा गया था? तो यस। फटका जो रूल होता है यूएस पेयर के लिए होता है। फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेनेंस जो यूएस पेयर जो होंगे अगर वो एजम्प्ट होते हैं, और क्या था, यूएस पेयर था क्या उसमें? नहीं सर, किसको एग्जाम किया गया फटका देने से? तो वही हाँ चिल्ड्रन, बच्चे को लिए सर। हाँ, बच्चों के लिए फटका रिक्वायर्स जो है यूएस टैक्स पेयर के लिए होता है, जो फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स रखते हैं उनके लिए। तो चिल्ड्रन के लिए होगा वो। ठीक बात है। तो ये लगभग 40-42 सवाल बना पाया था, ज़्यादा सवाल नहीं बना पाया था, वो भी ठीक से रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन चूंकि यहाँ लोकेश जी थे तो सभी तरीके से उन्होंने ही सवालों को ही सही बता दिया। तो एक साथ ही जो प्रमोशन एग्जाम में भाग लिया वो रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है साफ हो जाती हैं। अभी हम सीधे थोड़ा बात करेंगे हमारे लोकेश जी से। लोकेश जी, ओवरऑल कितने सवाल थे बैंकिंग में आपके? सर जनरल बैंकिंग से तो सर टोटल 32 को, आपके तो 32 हंड्रेड जो टोटल 120 क्वेश्चन है सर, 120 120 क्वेश्चन है। क्वेश्चन होते हैं। और उसमें आपके 120 क्वेश्चंस में तो 30 क्वेश्चन सीबीएस से होते हैं अलग से। ये सर। और फिर उसके बाद जनरल बैंकिंग से कितने सवाल पूछे गए? बेसिक यूनिवर्सल बैंकिंग से, जैसे एनआई एक्ट हो गया जनरल बैंकिंग से है, और केवाईसी हो गया, जनरल बैंकिंग मानते हैं। इससे कितने सवाल पूछे होंगे, 30 या 40? 20 के आसपास होगा सर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बैंकिंग टेक में, और जनरल बैंकिंग से बहुत कम क्वेश्चन थे सर। ठीक है, जनरल बैंकिंग के 20 सवाल पूछे गए होंगे, 20 सवाल जनरल बैंकिंग के, जिसमें एनआई एक्ट आता है और केवाईसी वगैरह था जनरल बैंकिंग। अब 20 सवाल आए, अब बचे 100 सवाल और बचे हैं। उनमें से जनरल टैक्स से कितने सवाल आए थे, जैसे टैक्स बैंकिंग से कितने सवाल आए थे, 20 या 30? 30 के आसपास। 30, तो 50 हो गए। अब बचे 70। उस 70 में से बाकी सवाल किस में से आए थे? करंट अफेयर्स में 20 सवाल आए होंगे, करंट अफेयर्स करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, तो अब बच के 50 बच गए। उस 20 50 में से क्वेश्चन सारा सर। इंटरनल आया अब? सर 20 क्वेश्चन थे सर उसके, ये रीजनिंग के सर। अच्छा, रीजनिंग के थे। ओके, रीजनिंग के मतलब सिंबल दिया होगा ऐसे ट्रेंड्स देखने के लिए, रीजनिंग के 20 सिंबल सवाल था सर, सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट था, डायरेक्शन का था, रिलेशन का था। ओके, रिलेशन का है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। ओके, हाँ, रीजनिंग का भी आपका है। तो 20 क्वेश्चन, और बाकी 30 क्वेश्चन जो है आपके लोन स्कीम्स के उसके बाद था। सर 16 क्वेश्चन सर इंग्लिश के। अच्छा, इंग्लिश के कितने क्वेश्चन? 16 सर। 16। और इंटरनल बैंकिंग के कितने सवाल थे? इंटरनल बैंकिंग और टेक बैंकिंग सर मिला के टोटल लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन हो। 40 के आसपास। राजू नयन जी, लिखिए जरा, 20 सवाल करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के 20 सवाल, मोटा मोटी 20 सवाल करना, और मुझे व्हाट्सअप कर देना या ग्रुप में डाल देना। तो करंट अफेयर्स के 20 सवाल आए, इंग्लिश के 20 सवाल लिख लीजिए, 20 है कि 16? 16 सर। 16 सवाल इंग्लिश के, 8। और 30 सवाल टेक बैंकिंग के। टेक बैंकिंग मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग, टेक बैंकिंग से 30 सवाल। और 20 सवाल जनरल बैंकिंग से लिखिए, जो बेसिक जनरल बैंकिंग यूनिवर्सल बैंकिंग हो गया। और रीजनिंग से 20 सवाल, और इंटरनल बैंकिंग से 30 सवाल। इंटरनल सर, इंटरनल टेक मिला के मैं बताया सर 40 के आसपास ना। हाँ, इंटरनल टेक मिला के। चलो 20 लिखते हैं, इंटरनल 20। लोन साइड के कितने सवाल पूछे गए होंगे, लोन साइड से? रिटेल लोन लोन हो से तो गया, हाउसिंग लोन हो गया, ये सब नहीं था सर। कम था इसमें, है ना? ओके। और ऑपरेशन साइड के सवाल पूछे गए, जैसे सीएमएस से सवाल पूछा गया, इंश्योरेंस से सवाल पूछा गया, बैंक से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। तो बैंक के इंटरनल में ही गिना जाएगा इसको। तो इंटरनल ये सर। कितना हुआ टोटल, लगाइए राजू नंदन जी, टोटल सवाल कितने हुए? टोटल 116 हो रहा है सर। 116 होगा, ठीक है। 116 हुआ मतलब 120 मान लें, 120 सवाल कर लें। थोड़ा रिपीट कर दीजिए, सेक्शन वाइज कितने कितने सवाल आए थे, आप पढ़ दीजिए राजू नंदन जी। 20 क्वेश्चन सर करंट अफेयर से, हाँ 16 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन सर आईटी से,
20 क्वेश्चन सर जनरल बैंकिंग से, 20 रीजनिंग से और 20 इंटरनल से सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर है, वैसे अलग अलग बैंकों का अलग अलग होगा। जैसे हमारे प्रियंका मैडम यहाँ पर हैं, वो सेंट्रल बैंक से हैं, तो सेंट्रल बैंक के लिए एकदम सीधा सरल है। 2 ही पार्ट में सवाल आते हैं मैडम, 2 ही पार्ट में सवाल आएंगे, उसको 3 पार्ट कर लीजिए। पहला जनरल बैंकिंग, मतलब जनरल बैंकिंग की बात कह रहे हैं तो केवाईसी हो गया, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, जनरल बैंकिंग। तो जनरल बैंकिंग के तो 20 सवाल आ जाएं तो बहुत है। सेंट्रल बैंक में सिर्फ इंटरनल बैंकिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो जनरल बैंकिंग के सवाल आएंगे। और दूसरा पार्ट आएगा इंटरनल बैंकिंग, जो बड़ा पार्ट रहेगा। इंटरनल सर्कुलर आएंगे, जैसे क्रेडिट पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और आपके सर्विस चार्जेस, फिर आपके लीगल ऑडिट पॉलिसी, ये सारे से इंटरनल से ज़्यादा सवाल आते हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, जीएडी पॉलिसी, करेंसी चेस्ट के जुड़ा हुआ, एसओपी, मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारे से। फिर बचा हुआ हिस्सा जो है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 20 क्वेश्चन दिए हमने जनरल बैंकिंग। अब बचे 80 में से 50 क्वेश्चन होंगे इंटरनल, तो 50 लिख लीजिए प्रियंका मैडम। 20 हो गए आपके जनरल बैंकिंग, 50 हो गए आपके इंटरनल सर्कुलर से। अब बचा 30 आएंगे करंट अफेयर्स और मॉडिफिकेशन जो बैंक में हुआ है उस पर आएंगे। मतलब जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल आएंगे। जैसे अभी हम लोग इतने करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, हम इस हफ्ते और भी एक करंट अफेयर्स होंगे। तो करंट अफेयर्स अभी 1 अप्रैल 2022 से सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो करंट अफेयर्स से सवाल आएंगे लगभग 20। और जो बैंकिंग में जो चेंज हुआ है, जैसे अभी क्या चेंज हुआ है, सीजीटीएमएससी में चेंज हो गया, पीएमईजीपी में चेंज हो गया, आपके एनआरएलएम में चेंज हो गया, ये सारे चेंज पर सवाल आएंगे। तो आपको जनरल बैंकिंग तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, जनरल बैंकिंग सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इंटरनल बैंकिंग में डेली क्या है, मैं भी आज इंटरनल का एक सेशन करने वाला था, बट तैयारी पूरी नहीं हो पाई इसलिए नहीं किए। तो ये जो सेशंस आज हम लोग डिस्कस किए, इससे कुछ फायदा मिला जगवीर जी? आज जो ये सवाल चर्चा की इस पर कुछ आप कुछ एक दिशा मिली, डायरेक्शन मिला? अब एक ये पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर में और किस फॉर्मेट में आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स और टेक बैंकिंग के लिए आपको सुझाव मिला। और ये आप मान के चलिए, जो जगवीर जी जिस बैंक से हैं वो उनका ट्रेंड ऐसे ही होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रेंड आता है वो भी आपको पीएनबी का आता है। इसमें भी डिजिटल टेक रिलेटेड और कीवर्ड्स सिस्टम जो आपके हैं उससे सवाल पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर से भी सवाल पूछे जाते हैं। और आपको शंकर जी कुछ मदद मिली सेशन से? यस सर, हाँ, तो एक बिल्कुल सर। डिजिटल पे आएगा सर पूरा का पूरा हमारा केंद्र बैंक तो डिजिटल की तरफ ही बढ़ रहा है। तो बढ़िया, डिजिटल का आप जो है कुछ नोट्स मिलेगा तो साझा कर दीजिएगा, हम लोग सेशन में बना देंगे आपके लिए भी, है ना? ठीक है सर। ओके ओके। हाँ प्रियंका मैडम, आपको कुछ क्या सीखने मिला आज के सेशन में? सर ये जो कुछ क्वेश्चंस आए थे ना, अच्छे क्वेश्चंस थे। जैसे यूनिवर्स वर्चुअल लॉन्ग, ये नहीं सुना था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था जिसका। हाँ ऐसे जो क्वेश्चंस नोट किए हैं। और एक ये जो बुक्स का नाम आया था सर, इंडियन बैंकिंग वाला, हाँ, तो ये जो ये करंट अफेयर्स के जो सवाल पूछे हैं, हो सकता है हूबहू भी दूसरे बैंकों में आ जाए, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आईबीपीएस ने तैयार करके उनके डिजिटल बॉक्स में डाल दिया है। और डिजिटल बॉक्स में रेंडमली वो बटन दबाते हैं और सवाल आ जाते हैं। तो इतने सारे सवाल तो आपने तो बढ़िया अपने नोट्स बना लिया प्रियंका मैडम, आपने तो, है ना? हाँ ये सर तो एकदम। बहुत बढ़िया किया। तो इसमें सर आपको एक ये वाला था ना, FSIB वाला, हाँ FS, इसमें सर कुछ और डीपली अपन प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा डीपली प्रिपेयर कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ये नया है अभी। तो इसमें एक बार पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगा और किसी सेशन में आपको जिक्र कर दूंगा प्रमोशन के दृष्टिकोण से क्या इसमें जानना चाहिए, है ना? जी जी ओके। सर। राजू नैन जी, क्या कुछ सीखने मिला आपको आज के सेशन में आरआरबी के दृष्टिकोण से? सर बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली सर, और नए नए क्वेश्चन से आज सामना हुआ सर। और खास करके जो मैम अभी बता रही थी प्रियंका मैम, FSIB उसके संदर्भ में। और एक जो इम्पोर्टेंट था सर, ये 2-3 करेंट अफेयर, जैसे ये स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड था सर। हाँ, उसमें कोई और स्कीम में एक निकाला है, आपने, सही बोल रहे हैं, वो जाके आप थोड़ा गूगल करेंगे या आप में से कोई भी साथी गूगल कर लीजिएगा। कोई सा भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई योजना शुरू की होगी, ऐसा लग रहा है ना? देखिएगा।
प्रधानमंत्री जी के नाम से किया हुआ है। और ये कुछ जो करंट घटनाएं जो घट रही है सर बैंकिंग रिलेटेड या फिर जो है देश में, तो मुझे लगता है सर कि जनरल बैंकिंग में ये भी क्वेश्चन डाला जा सकता है किसी भी बैंक के एग्जाम में, ओके। दूसरे हाँ, बैंक के आपके एग्जाम में। आपके बैंक के हिसाब से मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आरआरबी के हिसाब से इसमें करंट अफेयर्स उतना नहीं आता है, 1 या 2 आ सकता है करंट अफेयर्स, लेकिन जो बैंक में मॉडिफिकेशन हुआ है वो जरूर आता है ना। और दूसरा जो है आपका, आपको इंटरनल बैंकिंग के लिए ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जैसे एचआर रिलेटेड है और पॉलिसी रिलेटेड है, वो सारा चीज़ हम पढ़ाएंगे। आपने सारा सर्कुलर दे दिया और धैर्य भी बना के रखे हैं, तो आने वाले दिनों में हम लोग उसको सही कर लेंगे। तो आपको इतना ज़्यादा दूसरे बैंकों की पॉलिसी पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा समझने में, फटाफट तरीके से समझ जाएंगे। लोकेश जी, इसके अलावा कुछ इनपुट देना चाहेंगे आप सर वो प्रमोशन एग्जाम के? यूपीआई पेमेंट का सब टाई अप सर ट्रू कॉलर से किया है सर बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किससे? ट्रू कॉलर से के साथ किया ना? हाँ हाँ हाँ, ट्रू कॉलर के साथ, ठीक बात है। कल किसी साथी ने मेरे को बताया था, अभी याद आया, है ना, ट्रू कॉलर के साथ किया, सही है। अच्छा, ये और इसके अलावा लोकेश जी आप थोड़ा साझा करके सर बताइए अभी जरा जो कि मैं नेशनल बैंक के लिए साथियों को बोलूंगा कि स्पेशली जो बैंक में जो भी उनका टेक पे विशेष ध्यान है, फोकस है सर बैंक का। तो वो चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको अपने जो अपडेट्स हो रहे हैं बैंक में, ओके चाहे वो नेट बैंकिंग से भी क्वेश्चन था हमारे में सर कि इस नेट बैंकिंग में कौन सा सुविधा नहीं मिल पाएगी, कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे टेक बैंकिंग में ही मैक्सिमम क्वेश्चन थे सर। अब इनफैक्ट बताइए जो कितना कितना एक जीके के वाले जनरल नॉलेज वाले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन गुजरे हुए थे। तो प्रियंका मैडम, कल क्या करिएगा आप, आपकी जो नेट मोबाइल बैंकिंग है ना, उसमें क्या क्या सर्विसेज है उसका स्क्रीनशॉट लगा के मुझे दे दीजिएगा, है ना। ठीक है। मतलब आपके और लिए सर कह रहा अपन, हूँ। हाँ 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 हाँ, तो वो स्क्रीनशॉट मैंने लेके हम देख लेंगे कि क्या क्या उसमें हम्म फैसिलिटीज बैंक ने नया ऐड किया है, वो सर्विसेज क्या क्या ऐड किया है, क्योंकि वो सवाल सही बोल रहे हैं। वो ये अपेक्षा हम्म करेंगे कि मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज ऐड की हैं, अगर ऑफिसर को पता नहीं है तो ग्राहक को क्या देंगे वो, है ना। इसलिए होगा। सही है। तो ये अच्छा हिंट दिया है लोकेश जी ने। लोकेश जी, और थोड़ा एक एक्सपीरियंस ये बता दीजिए, सवाल करने के लिए समय की कमी कितनी हुई आपकी, या समय का मैनेजमेंट कैसे हो पाया? टाइम से सफिशिएंट था क्योंकि मैंने जनरल जो जीके ये जीके जनरल बैंकिंग और टेक बैंकिंग मैंने 30 मिनट्स में कर लिए थे सारे 30 मिनट्स में कर लिए? अरे कर लिए वाह। थे सारे। अच्छा, तो वन ज्यादा टाइम में समय वन लगा जो आपको किसमें, रीजनिंग में लगा? जो मुझे स्टिंग में तो लगा गया ये क्वेश्चन है ये आंसर है, मैंने उसको मार्क करते चला गया सर। अच्छा जो कंफर्म था वो तो कंफर्म मार ही दिया, जो जिसमें थोड़ा सा डाउट हो रहे थे मैंने उसको भी मार्क करके मैं आगे बढ़ता चला गया कंप्लीट, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक बार पूरा पूरा देख लूँ क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश किया और लास्ट में मैं रीजनिंग में रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैं सेकंड क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन था एक क्वेश्चन बेस पे, ओके। और मुझे लगता है कि 5-7 मिनट मुझे लग गया था। अच्छा तो फिर वो फिर भी नहीं हो पाया मुझसे, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को छोड़ के मैं फिर आगे बढ़ा। तो अगर किसी का भी रीजनिंग है तो एटलीस्ट जो किसी क्वेश्चन में आप फंसते तो आप उस क्वेश्चन में फंस के आप रुके ना। मैं ऐसा फिर लास्ट तक गया और मैं देख लिया कि मैंने पूरा 100% 120 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। फिर मैं वापस उस क्वेश्चन को बनाने के लिए और नेक्स्ट 5 मिनट में बना दिया। ओके। 120 क्वेश्चन को हल करने के लिए कितना समय दिया गया था? 100 मिनट? 2 घंटे से। मतलब बहुत टाइम था। बहुत टाइम था, फिर तो ज्यादा ही टाइम दिया है। बहुत टाइम था। हाँ, तभी आप अच्छा, ज्यादा समय दिया गया था। इतना वैसे कम समय दिया जाता है, मतलब अगर 120 क्वेश्चन है तो 100 मिनट या 90 मिनट देंगे, ऐसा रहता नहीं है। 2 घंटे। 2 घंटे दिए थे। ओके, चलिए बढ़िया है। तो जगबीर जी, बढ़िया कुछ सीखने मिला होगा आपको। हाँ प्रियंका जी बताइए। ये अपन स्किल डेवलपमेंट वाली बात कर रहे थे ना, हम्म। वो है कौशल विकास योजना। अच्छा, तो जो प्रधानमंत्री स्कीम, कौशल विकास विकास योजना होगा कि जगह जगह कौशल जहाँ विकास जहाँ योजना। जहाँ जहाँ नहीं भी कुछ और भी कुछ लॉन्च किया है। नॉट ओनली और योजना नहीं है, कुछ है, कुछ था मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं सर, मैं युवा से एकेडमी जुड़ा लेकिन हुआ कुछ है मैडम, देखना तो युवा से जुड़ा हुआ कुछ है, हम्म, YUV ऐसे जुड़ा हुआ कुछ है प्रधानमंत्री, है ना। ये मैं हमारे शंकर जी मैं अभी दे ना, दूंगा वो सर आज कल। ब्रह्मांड में बैठे नहीं तो बता देते, ये घर जाके खोज लेंगे इसको। आप लोग भी खोज लेना, युवा से जुड़ा हुआ कुछ है, कोई बात नहीं, सुबह व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा। तो चलिए मैंने आप सारी की हाँ थी जी, सर, मैंने सारी योजना नोट की थी, वो मेरा पेपर उसमें रह गया, ब्रांच में छूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो कुछ कह रहे थे राजू जैन जी?
हाँ सर, वो जो पीपीएफ की बात बता रहे थे सर, जो प्री मैच्योर जो उसमें निकासी कर सकते हैं सर, तो उसमें 5 वर्ष बाद है, 6 वर्ष बाद है सर, क्योंकि नहीं अपने सर पीपीएफ का परसों सवाल के नहीं आया सेशन में। था। पीपीएफ का सवाल तो इसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सवाल आया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड आया था। बाकी पीपीएफ में क्या होता है, 5 साल की एक्सपायरी के बाद ही उसका प्री मैच्योर कर सकते हैं, 5 साल की एक्सपायरी के बाद। लेकिन 5 साल की एक्सपायरी होने के बाद छठे साल का जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो फाइनेंशियल ईयर के साथ है। एक लास्ट वीडियो मैंने जून 2021 में बनाया था, उसमें थोड़ा क्लियरिटी किया केस स्टडी के साथ, उसको देख लीजिए। यस सर सर। क्वेश्चन था पीएम कौशल विकास योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? हाँ तो फिर हाँ। वही है प्रियंका मैडम जो कह रही हैं, पीएम Skills. कौशल योजना, वही तो कह रहे हैं, है ना? अच्छी बात है। हम्म। हाँ वो वही है। पीएम कौशल योजना कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। यस और सर, यस सर, ये जो है हमारे शंकर जी और एक योजना खोज लेंगे तो और यस सर। तो बाकी क्या है कि स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत सरकार काम कर रही है, इसको जानने के लिए ऐसा सवाल पूछा गया। तो आप सभी होनहार साथियों की ओर से हमारे लोकेश जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज सारे सवाल दिया, और उनसे ये हम निवेदन भी करेंगे, थोड़ा अनुरोध करेंगे कि और भी सवाल थोड़ा और साथियों से इकट्ठा करके दे दें, क्योंकि आपके यहाँ 120 सवाल है और अभी शायद 40-42 सवाल ही हम हल कर पाए। तो आपके ग्रुप में कहीं और आ रहा होगा तो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये हमारे साथी जो हैं और उनको उत्साह मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी कि कैसे सवाल आए गए। वैसे तो हम लोग रेगुलर तरीके से पढ़ते हैं, तो पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस करना एक पार्ट होता है, मतलब वो सफलता है। एक दिन पढ़ना एग्जाम के दिन और एग्जाम के समय फिर छोड़ देना, वो तो कोई भी कर लेता है, सभी लोग कर लेते हैं, मतलब 10 लाख बैंक कर्मचारी कर लेते हैं। लेकिन शंकर जी की तरह, जगवीर जी की तरह और राजू नयन जी की तरह जो है लगातार साल भर से पढ़ना, ये हुई ना बात, है ना? तो इंटरव्यू ऐसे। प्रिपरेशन के लिए सर, हाँ जी। इंटरव्यू के लिए हाँ इंटरव्यू के लिए मैं हूँ ना। मैं सिखाऊंगा आपको, तो इंटरव्यू कट ऑफ कराऊंगा और मॉक कट इंटरव्यू ऑफ कराऊंगा, वो भी ना बहुत ही सही तरीके से मॉक इंटरव्यू कराएंगे। इसी वीकेंड में या जब से अभी सामने आने वाले किसी दिन में हम लोग मॉक इंटरव्यू करने वाले हैं, क्योंकि एक आर्यव्रत बैंक या किसी भी बैंक का अनाउंसमेंट आ जाता है, उसके बाद मॉक इंटरव्यू करेंगे। जब मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आप अपना अपना प्रोफाइल हमें दे दीजिएगा, फिर तैयारी से बैठिएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर तैयारी नहीं भी है तो सामना करिएगा, तो उसमें हमको अपनी काबिलियत का पता चलता है कि हम कितना कह पाते हैं, कितना उनको फेस कर पाते हैं। फिर बाद में तैयारी करेंगे। इंटरव्यू के लिए कोई ऐसा तैयारी नहीं करनी है, जो हमारे अंदर है उसको पहचानना है। ठीक है। तो आपसे विदा लेते हैं, ठीक 12 बजे हैं, दिन आज खत्म होने वाला है। और आज इतना शानदार दिन अपने शानदार क्वेश्चन के साथ खत्म हुआ है, तो सबका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है उठने में, और उठते भी हैं तो थोड़ा सा प्रेयर करके मेंटली ऐसा बैठते तक मैं तैयार होकर कल बैठा था, कल बैठा ही था, फिर देखा इतना टाइम हो गया, 8 बजने जा रहा है, और खेल भी छोड़ दिया था, मतलब खेलने भी अभी छोड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको टेक्स्ट किया कि क्योंकि एक बार बैठेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5 घंटा या 2 घंटा। हम लोग इत्मीनान से पढ़ने पर भरोसा करते हैं और इसी तरह धीरे धीरे पढ़ के सीखेंगे। तो आज भले हम लोग कम जान रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे सीखते रहेंगे तो एक दिन जरूर जान जाएंगे आपस डिस्कशन करते हुए। तो एक बार विदा लेता हूँ, आप सभी का धन्यवाद। ये हमारे साथी कुछ कह रहे हैं। दिलीप जी आ गए। सर मैं कि सर दिलीप रियाजी जी बैंक का सर आपको अच्छा लग मैराथन रहा है, आनंद ले रहे हैं दिलीप जी? नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्ते। आप ताजुब हैं, हम तो आपको प्रशंसा करेंगे, इतनी देर रात तक आप जगे हैं और सुन रहे नहीं हैं। सर, मैं रहता हूँ सर। आप काफी सीनियर आपका मोस्ट में क्लास हैं। मिस नहीं करता हूँ सर। अच्छा, तो आपको सीखने मिल जी रहा सर। है, आप तो बहुत अनुभवी हैं। उत्साह आ रहा सर है, सीखने में मजा आ नोटिफिकेशन रहा है। कब आ रहा है सर सीबीआई का? आज कल में आ जाएगा, अच्छा सर। मोस्ट प्रोबेबली 15-16 तक एग्जाम हो जाएगा आपका, जनवरी। 15-16 जनवरी। हम्म। सर। ठीक है। राजू ओके नयन सर। जी, ये सर का स्वागत कर दीजिए। दिलीप कुमार जी आज पहली बार, देखो इतना है सीखने में उत्सुकता आई है इनको, धन्यवाद कर दीजिए और सेशन समाप्त कर दीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे। 30 ओके सेकेंड। दिलीप सर, गुड नाइट सर। आज सेशन में अपना उपस्थिति आपने दर्ज कराया है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपका वेलकम करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे क्लास को आपने अटेंड किया। और मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि आप पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को अटेंड करेंगे और
इससे लाभान्वित होंगे। एक निश्चित बार सर, फिर से निश्चित। आपको धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए, तो आप सभी से विदा लेते हैं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो गुड मच। नाइट। गुड नाइट सर। नाइट।